कभी कभी अपराधियों का मनोबल सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण होता है, जिसका वो भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से इस केस का खुलासा करने में लगभग 4 सालों का समय लग जाता है। पर 4 सालों बाद पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो वाकई में हर व्यक्ति पुलिस प्रशासन के ऊपर ही सवाल उठाने लगता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है प्रयागराज, और इसी प्रयागराज का एक थाना पड़ता है दारागंज, और इसी दारागंज थाने के अंतर्गत रहने वाली उमा शुक्ला। उमा शुक्ला का पति बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उमा शुक्ला के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम निशा, दूसरा बेटा भोला और सबसे छोटी बेटी रचना। रचना जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो 12वीं क्लास की छात्र है। बात कर रहा हूँ मैं 16 अप्रैल 2016 की सुबह के करीब 9 बजे के आसपास। दरअसल रचना के नंबर पर एक फ़ोन आता है। उसके बाद रचना अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल जाती है। लेकिन रचना जब अपने घर से निकलती है तो इस बारे में उसकी माँ उससे पूछताछ करती है। रचना कहती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जब 2 घंटे का समय गुजर जाता है, रचना जब वापस अपने घर पे नहीं आती है, उसकी माँ रचना के नंबर पे फ़ोन करती है। लेकिन अब रचना का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उमा अपनी बेटी के नंबर पे कई बार फ़ोन करती है, लेकिन हर बार ही रचना का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसकी वजह से उमा शुक्ला भी काफ़ी परेशान हो जाती है। इसलिए उमा शुक्ला इस बात की जानकारी अपने दोनों बच्चों को देती है। शाम के वक्त जब निशा और भोला दोनों अपने घर पे आते हैं, वो दोनों ही रचना के नंबर पे कई बार फ़ोन करते हैं। जब उसके नंबर पे फ़ोन नहीं लगता है, रचना की हर जगहों पे तलाश करना शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार मिल कर के रचना की हर जगहों पे तलाश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रचना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए शाम के वक्त उमा शुक्ला अपने बच्चों को लेकर नज़दीकी थाने में जाती है और रचना की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस केस को सीरियस तरीके से नहीं लेती है। जैसे ही एक दिन का वक्त गुजरता है, अगले दिन अखबार में एक खबर छपता है। दरअसल अखबार में एक फ़ोटो के साथ खबर छपता है कि प्रतापगढ़ बनारसी नेशनल हाईवे पे एक लड़की का अधजली डेड बॉडी पड़ा है। वो फ़ोटो जैसे उमा शुक्ला देखती है, उसे डर सताने लगता है। उमा शुक्ला को लगता है कि शायद ये डेड बॉडी रचना का ही है। इसीलिए उमा शुक्ला उस अखबार को लेकर के थाने में जाती है और पुलिस वालों से दिखा करके कहती है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मरने वाली लड़की मेरी ही बेटी रचना है। लेकिन पुलिस उमा की बात को नहीं सुनती है। पुलिस उमा से कहती है कि वो मरने वाली लड़की कोई और है, रचना शायद जिंदा है, हम उसकी तलाशी कर रहे हैं, जैसी वो मिल जाएगी हम सही सलामत उसे तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। उमा बार बार पुलिस वालों से कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उमा को लेकर उस घटनास्थल पर नहीं पहुंचती है। लेकिन जब 4 से 5 दिन का समय गुजर जाता है, रचना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। उमा शुक्ला फिर से थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मुझे शक है कि शायद मेरी बेटी को गायब करने में सलमान और उसके दोस्त लकी पांडे का हाथ है। सलमान और लकी दोनों दोस्त ही नहीं हैं, बल्कि एक ही इलाके के रहने वाले हैं। सलमान के पिता का नाम है साजिद अली। साजिद अली जो एक बेहद ही रईस आदमी नहीं है, बल्कि राजनीतिक में भी उसकी काफ़ी पावर है। उमा शुक्ला जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस सलमान और लक्की पांडे के नाम पे नामजद मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सलमान और लक्की को ना तो थाने में बुलाती है और ना ही उनसे पूछताछ करती है। धीरे धीरे समय गुजरना शुरू होता है। लगभग 1 साल का समय गुजरता है और साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाती है और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इधर उमा शुक्ला को भी मुख्यमंत्री को लेकर के काफ़ी उम्मीदें बन जाती है। उमा शुक्ला को लगता है कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी ज़रूर मदद करेंगे। इसीलिए साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को एक शिकायत पत्र लिखती है और उसमें नज़दीकी थाने की शिकायत करती है।
उमा शुक्ला अपना शिकायत पत्र तो लिख देती है, लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ से भी उमा शुक्ला को कुछ खास मदद नहीं मिलती है। लगभग धीरे धीरे और 2 साल का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही लगभग 3 साल का समय गुजरता है, साल 2019 आता है। जब रचना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उमा शुक्ला के पास अब मात्र एक ही रास्ता बचता है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट। उमा शुक्ला साल 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक तहरीर दायर करती है, जिसमें पुलिस प्रशासन की शिकायत करती है। जैसे ही याचिका दायर करती है, साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहती है कि रचना को जल्द से जल्द तलाशा जाए। तब जाकर के पुलिस प्रशासन की आंख खुलती है और पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले सलमान और उसके दोस्त लकी पांडे को अपने कस्टडी में लेती है और फिर इन दोनों से रचना के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन सलमान और लकी पुलिस वालों को सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें रचना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन सलमान जैसी इस तरह की झूठ बोलता है, पुलिस को अब सलमान के ऊपर गहरा शक चला जाता है, क्योंकि पुलिस इससे पहले ही सलमान के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकाल चुकी थी। दरअसल पुलिस ने जब डिटेल्स को चेक किया था तो मालूम चला था कि रचना ने आखिरी बात सलमान से ही किया था। पुलिस जब ये सारी डिटेल्स सलमान के सामने रख करके पूछताछ करना शुरू करती है, अब सलमान के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। सलमान पुलिस वालों से कहता है कि साहब, 4 साल पहले प्रतापगढ़ बनारसी हाईवे पर जिस लड़की का डेड बॉडी मिला था, वो मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रचना ही थी। लेकिन सलमान जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के ऊपर ही टूट पड़ता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2016 में, जब रचना की उम्र मात्र 19 साल थी, 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। रचना जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। रचना जब अपने एक दिन स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उसकी मुलाकात सलमान से होती है। सलमान जब पहली बार रचना को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। अब सलमान रचना के नज़दीक जाने के लिए उसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। बार बार जब रचना का पीछा करना शुरू करता है, उसे देख रचना को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सलमान उसे पसंद करने लगा है। एक दिन सलमान जब रचना से अपने प्यार का इजहार करता है, रचना भी सलमान के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद रचना और सलमान के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रचना सलमान से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। दरअसल रचना सलमान से शादी करने का फैसला भी कर लेती है, लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों की जाति बिरादरी अलग नहीं थी, बल्कि रचना की माँ एक कट्टर हिंदूवादी थी। रचना को लगता है कि उसकी माँ सलमान से ये शादी किसी कीमत पे नहीं होने देगी। रचना इस बारे में जब सलमान से बताती है तो सलमान उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब समय आएगा हम दोनों देख लेंगे। धीरे धीरे जैसे इन दोनों का प्यार का परवान चढ़ता है, एक दिन सलमान अपनी दिल की बात रचना से कहता है। दरअसल सलमान रचना से संबंध बनाने की बात कहता है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, रचना उसे साफ साफ मना कर देती है। रचना सलमान को जवाब देती है कि मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाली हूँ जो शादी के बाद किया जाता है। इधर सलमान जो रचना को पाने के लिए एकदम से उतावला हो रहा था। सलमान को जब पूरा यकीन हो जाता है कि रचना उसकी बात नहीं मानने वाली है, सलमान अब रचना को इम्प्रेस करने के लिए अपने नाम पर एक स्कूटी निकलवाता है और वो स्कूटी रचना को दे देता है। रचना भी उस स्कूटी को लेकर बेहद ही खुश होती है, लेकिन स्कूटी देने के बावजूद भी सलमान का मनोकामना पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद भी सलमान जब रचना से संबंध बनाने की बात कहता है, रचना जब उसकी बात नहीं मानती है, अब इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सलमान और रचना के बीच में दूरियां बननी शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में जैसे ही दूरियां हो जाती है, अब सलमान रचना से अपनी स्कूटी वापस मांगता है, लेकिन रचना वो स्कूटी देने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसी बात को लेकर के जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, रचना अब सलमान से मिलना जुलना भी बंद कर देती है, जिसकी वजह से अब सलमान रचना को और ज़्यादा परेशान करने लगता है। इधर रचना जब सलमान से काफ़ी परेशान हो जाती है, एक दिन इस बात की शिकायत अपने घर परिवार वालों से कर देती है।
इस बात की जानकारी जब उसके भाई भोला को जब मालूम चलता है, भोला इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही जाकर सलमान से मुलाकात करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन को परेशान करना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि ये धमकी सलमान को पहली बार किसी ने इस तरीके से दिया था। सलमान भोला के धमकी से डरने के बजाय रचना को और ज़्यादा परेशान करने लगता है। रचना के घर परिवार वाले सलमान से इस प्रकार से परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक दिन थाने में जाकर सलमान के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी सलमान के ऊपर हाथ नहीं डाल पाती है, क्योंकि उसके पिता का राजनीतिक में बहुत काफ़ी पावर होता है। पुलिस सलमान और रचना के घर परिवार वालों को थाने में बुलाती है और इस मसले को बात करके सुलझा देती है। मामला तो सुलझ जाता है, लेकिन इस वजह से सलमान का ईगो हर्ट हो जाता है। सलमान इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ही रचना को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। रचना को इस दुनिया से हटाने का तय तो कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब वो रचना को अपने नज़दीक लाए कैसे। इसीलिए सलमान अब रचना को अपने नज़दीक लाने के लिए अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त लकी पांडे और मामा का लड़का शफीक को शामिल करता है। इन दोनों के माध्यम से रचना के पास एक मैसेज भेजवाता है, जिसमें बताता है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो। जैसे ये मैसेज इधर रचना को मिलता है, रचना भी सलमान की गलतियों को माफ़ कर देती है और फिर दोनों पहले के जैसे एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इधर सलमान को जब पूरा यकीन हो जाता है कि रचना अब उस पर आँख बंद करके भरोसा करने लगी है, सलमान अब रचना को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख तय करता है और फिर 16 अप्रैल 2016 को सुबह 9 बजे के आसपास रचना के नंबर पे फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे बुलाता है। जैसे ही फ़ोन करता है, रचना भी अपनी स्कूटी निकालती है और सीधे रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है, जहां पे रचना की मुलाकात सलमान से होती है। सलमान रचना की स्कूटी लेकर के बस स्टैंड पे खड़ा कर देता है और उसे अपनी बाइक पे बिठाकर सीधे अपने घर पे लेकर आता है। उसके घर में एक बेसमेंट होता है। रचना को जब लेकर के बेसमेंट में जाता है तो रचना देखती है कि उसी बेसमेंट के अंदर लक्की और उसके मामा का लड़का शफीक भी मौजूद थे। इन दोनों को जैसे ही देखती है, रचना को कुछ अटपटा सा लगता है। रचना जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तीनों मिल करके रचना को पकड़ लेते हैं और फिर सलमान अपने पास से एक तेज़धार हथियार निकालता है और उस हथियार को रचना के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से रचना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद अब रचना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सलमान अपने मामा के नंबर पे फ़ोन करता है और अपने मामा से सारी बात बताता है। सलमान के मामा कहता है कि तुम लोग वहीं पे ठहरो, मैं गाड़ी लेकर के आता हूँ। सलमान का मामा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर उसके घर पे पहुँचता है और फिर रचना की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर उसी गाड़ी पर लोड करके रात्रि के वक्त अपने घर से निकलते हैं। दरअसल रचना की डेड बॉडी को नहर में फेंकने का प्लान बनाते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक गाड़ी घुमाते हैं, लेकिन इन सब को कहीं मौका ही नहीं मिलता है। आखिरकार गाड़ी चलाते चलाते आधी रात को प्रतापगढ़ वाराणसी नेशनल हाईवे पर जाते हैं और इसी नेशनल हाईवे के सड़क किनारे एक सुनसान जगह पर रचना की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद से सब वापस अपने घर चले आते हैं, लेकिन ठीक उसके 1 घंटे के बाद सलमान फिर से उस घटनास्थल पर जाता है। अपने साथ में बोतल में कुछ पेट्रोल लेकर के भी जाता है। उस पेट्रोल को रचना की डेड बॉडी के ऊपर डाल देता है और आग जला देता है। इधर उस डेड बॉडी के बारे में अखबार के माध्यम से अगले दिन जब उमा शुक्ला को मालूम चलता है, उमा शुक्ला उस अखबार को लेकर के थाने में जाती है, पुलिस वालों से कहती भी है, लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी ना तो उमा शुक्ला को घटनास्थल पर लेकर जाती है और ना ही उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराती है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं सलमान के पिता के दबाव में काम करती है। वाकई में सलमान जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस सलमान के ही तहरीर पे उसके मामा और मामा के लड़के शफीक, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति सिर्फ एक ही जवाब देता है कि काश अगर पुलिस ने इस केस को उसी वक्त ही सीरियस तरीके से ली होती तो ये सारे अपराधी 4 साल पहले ही सलाखों के पीछे होते। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।